हेलो, वेलकम टू लीगल दोस्त। मेरा नाम आयुष गुप्ता है। मैं इंदौर हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ प्रैक्टिसिंग। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है विल यानी कि वसीयत। एक लेमैन के लिए विल का क्या मतलब होता है और आपको विल बनाते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम वो कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि विल क्या होता है और इंडिया में कौन सा एक्ट है, कौन सा लॉ है जो विल को गवर्न करता है। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के प्रोविजंस के तहत विल गवर्न होती है इंडिया में। और अगर आप ये देखें कि जैसे हिंदू हैं, हिंदूज के ऊपर हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई होता है, लेकिन सेक्शन 30 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट ये बोलता है कि एक हिंदू व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को इंडियन सक्सेशन एक्ट के प्रोविजंस के तहत डिस्पोज ऑफ कर सकता है। जिसका सार ये है कि पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति इंडियन सक्सेशन एक्ट के प्रोविजंस के अंतर्गत अपनी प्रॉपर्टी को विल के माध्यम से डिस्पोज ऑफ कर सकता है। तो अब जाने कि विल क्या है। तो एज पर सेक्शन 2H ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, विल इज अ लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ द टेस्टेटर एज टू हाउ ही वांट्स टू डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ। यानी कि एक टेस्टेटर जो कि विल लिख रहा है वो अपनी मृत्यु के बाद अपनी जो उसकी मूवेबल या फिर इमूवेबल एसेट्स हैं उनको कैसे, किसको देना चाहता है, किस माध्यम से और किस तरह देना चाहता है। अब आगे हम देखें कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एक विल के। तो जैसा कि मैंने बताया, यह एक लीगल डिक्लेरेशन है। मतलब जो विल बना रहा है वो माइनर नहीं होना चाहिए, वो एक साउंड माइंड का आदमी होना चाहिए, वो लूनेटिक नहीं होना चाहिए। तो ये बात होगी लीगल डिक्लेरेशन की, जो कि गवर्न करता है सेक्शन 63 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। उसके बाद जो विल बन रही है वो टेस्टेटर की खुद की प्रॉपर्टी की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अपने किसी परिवार वाले की प्रॉपर्टी के बारे में विल कर दे या पड़ोसी की कर दे, वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए टेस्टेटर की। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरी चीज की जो विल है वो इन इफेक्ट आती है आफ्टर द डेथ ऑफ टेस्टेटर। ऐसा नहीं कि आज मैंने विल बना दी और आज ही से वो प्रॉपर्टी जिसके नाम पे मैंने विल करी है उसके नाम पे ट्रांसफर हो गई। वो जब जो विल बना रहा है उसकी मृत्यु के बाद वो इन इफेक्ट आएगी विल। अब बात आती है कि हु इज कॉम्पिटेंट टू मेक अ विल, कौन आदमी विल बना सकता है। तो इसके अंदर सेक्शन 59 जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट का, वो इस पॉइंट को गवर्न करता है। वो बोलता है कि एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो कि माइनर नहीं है, जो कि एक लीगल एज का है और जो अनसाउंड माइंड का नहीं है, वो व्यक्ति विल बना सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को विल के माध्यम से डिस्पोज कर सकता है। इसके अंदर 3-4 चीज़ें जो ध्यान में रखने वाली हैं वो ये हैं। एक पहली चीज़, एक मैरिड वुमेन, जो वो प्रॉपर्टी एक मैरिड वुमेन के पास है जो वो लीगली आगे किसी को ट्रांसफ़र कर सकती है, वो उसके लिए विल बना सकती है। दूसरा, डेफ, डम्ब, ब्लाइंड, ये 3 कैटेगरी के जो लोग हैं ये भी विल बना सकते हैं अगर वो उस चीज़ को समझ रहे हैं कि वो क्या किसको दे रहे हैं। तीसरी चीज़, जो इंसेन पर्सन की कैटेगरी में आते हैं वो विल तब बना सकते हैं जब जिस घड़ी वो विल बना रहे हैं उस समय वो समझ रहे हैं कि वो क्या प्रॉपर्टी किसको दे रहे हैं, तब उनकी बनाई हुई विल वैलिड होगी। फिर आखिरी में आता है विल बाय एन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, जो कि जिसको हम आम भाषा में कहते हैं नशे में, या फिर जो किसी इलनेस से ग्रस्त, किसी बीमारी से ग्रस्त आदमी है, तो वो उसकी बनाई हुई बिल मान्य नहीं होती है। अब इसके बाद सेक्शन 61 जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोलता है कि कोई भी विल अगर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ या तो फ्रॉड से या कोअर्जन के माध्यम से बनवाई गई है तो वो वॉइड रहेगी, बिकॉज फ्री एजेंसी नहीं रहती उसमें टेस्टेटर की। तो यहाँ पे ये जानने लायक चीज़ है। अब बात आती है मैनर और मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ विल, यानी कि विल किस तरह से, किस मैनर में बनाई जाती है। इसमें सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें ये बताता है कि जो विल है उस पे जो टेस्टेटर है यानी कि जो बना रहा है उसको अपना साइन या फिर मार्क विल पे देना पड़ता है। अब ये जो साइन या मार्क है ये ऐसा नहीं कि कहीं पे भी हो, ये ऐसी जगह पे होना चाहिए विल पे जहाँ पे उसकी इंटेंशन पता चले कि हाँ भाई ये मैंने विल बनाई थी और मैं
अपने साइन करके इसको प्रमाणित कर रहा हूँ कि हाँ मेरी इच्छा से और बिना किसी दबाव के ये बनाई गई है। जैसे लोग करते हैं ना कि किसी खाली कागज पे कहीं पे भी साइन करा लिया, तो वैसा नहीं, उसकी इंटेंशन पता चलनी चाहिए उससे। दूसरा, 2 विटनेस बहुत जरूरी हैं एक विल को प्रमाणित करने के लिए। अब ये विटनेस कोई भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट विटनेस होने चाहिए ये, और ये भी एक मार्क या अपने साइन से विल को प्रमाणित कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि विल प्रूव करने पड़ती है अगर कोर्ट में, तो ये है कि जो आपके विटनेस होते हैं उन विटनेसेस को ने जो साइन करते हैं विल पे, वो टेस्टेटर यानी कि जो विल बना रहा है उसकी प्रेजेंस में ही वो साइन करें। अगर ऐसा नहीं कि मैंने विल बना दी, मैंने किसी को दी, वो कहीं ले गया और वहाँ पे दूसरी जगह विटनेस ने साइन कर दिया। विटनेस को हमेशा टेस्टेटर के सामने ही साइन करना है और पूरा उसके सामने पढ़ के, ताकि दोनों को पता है हाँ भाई इस बात के लिए साइन कराया जा रहा है। तो ये हो गए हमारे मैनर और मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ विल। अगली चीज़ आती है कि क्या किसी विल या कोडिसिल को रिवोक किया जा सकता है। कोडिसिल होता है कभी भी आप विल को ऑल्टरेशन या चेंज करना चाहें तो एक जैसे सब्सिक्वेंट अग्रीमेंट बोल लें आप एक लेमन टर्म्स में, तो वो होता है कोडिसिल। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी विल या कोडिसिल को रिवोक कर दें? तो इसके लिए सेक्शन 70 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है पढ़ना, जिसके अंदर सर्कमस्टेंसेस बताए गए हैं कि कब एक विल या कोडिसिल रिवोक किया जा सकता है। पहली चीज़ है मैरिज, कि अगर आपने विल बनाई उसके बाद सब्सिक्वेंटली आपकी मैरिज हो जाती है तो वो विल या फिर कोडिसिल रिवोक हो जाता है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हिंदूज़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो माने कि जिस हिंदू ने अगर कोई विल बनाई है उसके बाद उसकी मैरिज होती है तो वो विल रिवोक नहीं होती। दूसरी चीज़ है एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर विल, यानी कि एक विल आपने मान लीजिए 2010 में बनाई, उसके बाद आपने 2012 में दूसरी विल बना दी, तो उसका प्रभाव ये होगा कि 2010 वाली विल अपने आप रिवोक हो जाएगी, क्योंकि जो लास्ट विल होती है आपकी मृत्यु से पहले वो ही मानी जाती है। तीसरी चीज़ है बर्निंग या डिस्ट्रॉइंग द विल। ये आम सी बात है कि अगर आपने विल बनाई उसके बाद आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो या फिर अगर आपने किसी और के थ्रू अपने प्रेजेंस में या अपने इंस्ट्रक्शंस पे करवाया तो वो विल रिवोक मानी जाएगी। अब इसके अंदर ये भी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि विल हमेशा इन इफेक्ट आती है आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। तो ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही कैन एट एनी स्टेज रिवोक द विल। इसके बाद हमारे पास आता है कि क्या, ये बहुत लोगों का एक आम क्वेश्चन है कि क्या विल को रजिस्टर कराना जरूरी है। इसका सीधे सीधे शब्दों में आंसर है नहीं। सेक्शन हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए इन रजिस्ट्रेशन एक्ट है जो कि गवर्न करता है कौन से डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर होने कंपलसरी हैं और कौन से नहीं। इसमें सेक्शन 17 ये बताता है रजिस्ट्रेशन एक्ट का कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आर कंपलसरीली रजिस्ट्रेबल। इसमें सेक्शन 17 के अंदर विल कहीं पे भी नहीं लिखा, जिसका ये मतलब है कि विल आपको लीगली रजिस्टर करानी सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में ज़रूरी नहीं। इसके बाद सेक्शन 18 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट इज़ इम्पोर्टेंट, जो बोलता है कौन सी चीज़ें एट दी ऑप्शन है कि आपके पास ऑप्शन है आप रजिस्टर करवाना चाहो कि नहीं। इसमें पॉइंट सेक्शन 18 सब सेक्शन ई में विल लिखा हुआ है, यानी कि विल आपकी मर्जी है आप रजिस्टर कराना चाहें कि नहीं। यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप भले ही विल को रजिस्टर कराएं या नहीं, इससे विल की वैलिडिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। विल अनरजिस्टर्ड भी वैलिड है और रजिस्टर्ड भी वैलिड है। अब बात आती है कि भाई अगर ऑप्शनल है तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं हम अगर विल को रजिस्टर करवाएं। तो एक प्राइमा फेसी अगर कभी आगे जाके विल पे चैलेंज होता है तो एक जो रजिस्टर्ड विल है वो एक सर्टेन डिग्री ऑफ ऑथेंटिसिटी आ जाती है उसके अंदर, ऑल्दो कंपलसरी नहीं है, बट क्योंकि आपने रजिस्टर कराई है और सब्सिक्वेंट अगर कोई विल नहीं है तो एक ऑथेंटिसिटी उस डॉक्यूमेंट को मिलती है। दूसरा, इवन अ रजिस्टर्ड विल कैन बी चैलेंज्ड लाइक एन अनरजिस्टर्ड विल, बट ये सिर्फ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कोर्जन, फ्रॉड और अनडू इन्फ्लुएंस, इन 3 ग्राउंड्स पे ही ये जनरली हम बिल को चैलेंज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो है AIR 1954 SC पेज नंबर 280। ये बोलती है कि कोई भी अनरजिस्टर्ड विल है अगर, तो उसके अगेंस्ट एडवर्स इन्फ्लुएंस आप ड्रॉ नहीं कर सकते उसकी जेन्युइननेस को लेके। तो यहाँ पे ये
एक याद रखने वाली चीज़ है। ये था पार्ट 1 हमारी लॉ रिलेटिंग टू विल सीरीज़ का। इसके आगे देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लीगल दोस्त पर। इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।